पर सवाल यही है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस, हम ये आज क्यों जिक्र कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान की औकात मिडिलमैन से ज्यादा मीडिएटर की तो थी ही नहीं। भाई मीडिएटर बनने के लिए आपका रसूख होना चाहिए, आपका रुतबा होना चाहिए, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दोनों मुल्कों को किसी तरह का दबाव, किसी का लालच, प्रलोभन दे सके। वो पाकिस्तान की हैसियत थी नहीं, तो मिडिलमैन की भूमिका जो है वो निभा रहा था। लेकिन मिडिलमैन बन के अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मिस कैलकुलेशन करवाएंगे, तो दीपक वोरा साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना, आग ऑलरेडी लगी थी, आप पानी डालने के बजाय उसमें आप तो घी डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं और सारे हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं फिर मेरे साथ जो हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले ही मेरी 75 साल की उम्र हो। अरे ताली तो बजा दिया करो ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। इस समय जो हो रहा है वहां पर, अगर जिहादिस्तानी, क्या नाम है उस देश का, हमारे पड़ोसी का, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, तो अगर वहां पर मीटिंग होती है, मुझे याद दिलाती है सर्कस की। सर्कस में शुरुआत होती है, वो हवाई कलाबाज जो होते हैं, ट्रपीज आर्टिस्ट, एक इधर से उधर जाता है, दूसरा इधर से, इकट्ठे कभी नहीं होते, तो लोग ताली बजाते हैं। फिर सबसे जरूरी सर्कस में कौन होता है? जोकर, क्लाउन। क्लाउन तो मुनीर है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और सूत्रधार कौन है? सूत्रधार इजराइल है। बेटा अब एक चीज जरा मुझे 1 मिनट में समझा देता हूं। जंग या जो मीटिंग हो रही है वो न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स या हमास हिजबुल्लाह के बारे में नहीं हो रही। इजराइल नहीं था वहां, ना जाएगा, क्योंकि ईरान 1800, याद रखिए 1800 किलोमीटर दूर है इजराइल से। वो कभी अपनी सेना से हमला नहीं कर सकता। हमला कर सकता है उसका दामाद हिजबुल्लाह। हमास एक दूसरे दामाद को खत्म कर दिया, हूती भी खत्म होने वाले। इसीलिए इजराइल वॉशिंगटन गया, वहां लेबनी सरकार, क्योंकि लेबनान देश तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ही है, मुलाकात की और बोला अब हम दोस्त बनेंगे और मिलके हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। ये इजराइल की जीत है। ईरान तो साइड शो रह गया है। अब हथियार बनाएंगे कि नहीं, फाइनल क्वेश्चन। अगर आप लोग इस्लामिक धर्म से वाकिफ हैं, कुछ हद तक मैं हूं, कई इस्लामिक देशों में काम किया, 20 साल वहां रहा हूं, क्या परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में जायज है या हराम है? सोचिएगा, क्योंकि मैंने एक मुल्ला से पूछा था, कहते हैं हराम है। 2001 ने अली खमैनी ने एक फतवा किया था कि नो न्यूक्लियर वेपन्स। 2024 में बोले अच्छा जरूरत पड़े तो बना लेना। तो फिर उनको ठोका गया, हटा दिया गया। और अब आप देखेंगी वहां पर क्या। मेरा मानना है बेटा, 2 दिन के अंदर अगर ये पीछे नहीं हटा इस्लामिक, ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, इस्लामिक है, अगर ये नहीं हटे पीछे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको ठोकेंगे अच्छी तरह इजराइल के साथ मिलके। कितनी मार खा सकते हो, ये क्षमता होती है। मेरा मानना है अब राउंड 2 शुरू होने वाला है और पिंजड़े वाली मुन्नी बाई बैठ के ताली बजाएगी ऐसे वहां। तो यहां पर नीयत जो है वो मुनीर साहब की वो सवालों के घेरे में है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी नजदीकियां और उन्हीं की आड़ में अपनी आर्मी की ट्रेनिंग, या यही कह लें कि वही उसी के वो फील्ड मार्शल भी हैं, उसी टेरर आर्मी के। तो वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हो, और ये सवाल यूएस इंटेलिजेंस फोर्सेस उठा रही हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये डबल गेम कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रोफेसर अमिताभ सर कह रहे हैं कि जंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है। एक लॉजिक और भी है जो जंग के अग्रेसिव होने की ओर इशारा करता है, वो ये, विदेश मंत्री रागची एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद आईआरजीसी उसका खंडन करता है। तो यानी अब चिंता का सबब यह है, अभी तक तो अमेरिका और ईरान था, कि ईरान में भी सब एक पेज पे नहीं है। कुछ युद्ध रुकवाना चाहते हैं, कोई युद्ध और अग्रेसिवली ले जाना चाहते हैं। अगर आईआरजीसी पूरा कंट्रोल लेकर अग्रेसिवली जाएगी तो फिर बात किससे होगी? देखिए, अगर पूरे इस समय जो बात कर रहे हैं ईरान के लिए, देखें गालिबाफ, अराक्ची और पेजेश्कियान जो उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें गालिबाफ जो हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर के एक रिटायर्ड, या एक उनको नया पद दे दिया गया स्पीकर का वहां। वो पूरी तरह उनके इस्लामिक आइडियोलॉजी या उस आइडियोलॉजी पे जिस पर आईआरजीसी बनी है उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह आईआरजीसी और अराक्ची और किसमें मतभेद होगा। मतभेद होंगे, लेकिन सर मतभेद तो दिख रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने पूरी तरह से इवैल्यूएट करके समझ के वो हॉर्मुज खोलने की बात नहीं की थी, हॉर्मुज बंद रहेगा। अब मैं अपने विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को सीधे सीधे उसको अंडरमाइन कर दूं, पब्लिक डोमेन में उसको गलत ठहरा दूं और फिर बंद कर दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका मतलब भाई यहाँ तो
मसल फ्लेक्सिंग अंदर ही चल रही है। नहीं, देखिए, जब ये बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि कौन से टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होंगे, उनमें से ऊपर नीचे और आगे, जैसे वो कह रहे थे हम 20 साल तक हम न्यूक्लियर नहीं बम बनाने देंगे, अमेरिका कह रहा था, तो ये कह रहे थे नहीं हम 15 साल नहीं बनाएंगे या 10 साल नहीं बनाएंगे, इस टाइप की जो बातें हो रही हो, और उसमें जब तलखी आते होगा तब वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना बंद करना वो चालू करते रहते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस समय ईरान जिस कगार पे, आज 51 दिन हो गए ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, और उस 51 दिन में उन 15,000 इंस्टॉलेशन जहां पर अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की है, उसका तस्वीर अब तक हम देख नहीं पाए कि वहां की विभीषिका क्या है। अगर वो विभीषिका सामने आ जाती है, उनके लोगों को पता चल जाता है, इस बीच जब टॉक्स हो रहा है तो वो सड़क पे आ जाएंगे। चूंकि वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि कौन ऑफ रैंप करना चाह रहा है, कौन उस रैंप से उतरना चाह रहा है जो आगे बढ़ा था, वो अमेरिका है। ईरान ये भली बात ही चाहता है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट था इसका, वो अमेरिका अब बेयर नहीं कर पाएगा, और अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन से अटैक करो, मिसाइल से अटैक करो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको सिर्फ है कि तेल का भाव कम नहीं होना चाहिए। और रही मुनीर की बात, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो न्यूसेंस की फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ वो ओसामा बिन लादेन को पालता था, घर में रखता था, फिर उनसे कहता था पैसे दो, हम तोरा बोरा पहाड़ियों में बम मारेंगे तुम्हारे साथ मिलके, वहां नहीं मिला। दोहा टॉक्स जो हुआ था तालिबान के पहले, हक्कानी फैक्शन और तालिबान के जो फैक्शन थे उसमें भी इन्होंने मीडिएट कराया। उन्होंने क्या किया, दोनों साथ मिल गए, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर अटैक किया। यहां भी आप देखेंगे यही होगा, ईरान और अमेरिका मिलकर अटैक तो नहीं करेंगे चलिए, लेकिन दोनों इनको आउटकास्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब नया एक वेस्ट एशिया बनेगा उसमें सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इजराइल के बाद, और उसमें पाकिस्तान का रोल क्रूशियल हो जाएगा। कि जैसा आपने बताया ना, कासिम सुलेमानी को पाल के रखे थे या उनसे बात भी करते थे, यहां भी कोई एक एलिमेंट होगा जिनको वो पाल के रखेंगे, और वो सारे मिल जाएंगे इनको डिफीट करने के लिए, इनके पर्पसेस को डिफीट करने के लिए। तो पाकिस्तान उस न्यूसेंस को पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी की तरह यूज कर रहा है। पोस्ट मास्टर की तरह कभी डब्बा खोलता है उस पोस्ट बॉक्स का, उनको लेटर पहुंचाता है, फिर बंद करता है, तो यही चलता रहेगा। और पाकिस्तान की तो नियति भी यही है ना कि वो कब तक इतने बात कराते रहेंगे, आखिरकार अंत में वो दोनों फील्ड मार्शल पॉकेट से एक कटोरा निकालेंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो वो तो चलता ही रहेगा इनका। चलिए, अब पाकिस्तान पे इतना जिक्र हो गया है तो आरजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी, आपका स्वागत है। यहाँ पर चर्चा हो रही है उस रिपोर्ट की जिसमें मुनीर साहब को रेड फ्लैग बता दिया गया है, ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं उनको ले डूबेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं आरजू। देखिए, बिल्कुल वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उस पर क्या कहूँ मैं, इसलिए कि अभी तो इस तरह की बातें होंगी क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे तो एक हद तक तो वो ठीक ही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से मैसेज पहुंचाने का ही काम कर रहा है, चाहे वो ईरान को हो, चाहे ईरान की तरफ से वो मैसेज लेकर वो अमेरिका में जाके दिया जाए। लेकिन उनको रेड फ्लैग अचानक से कह देना जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ ठीक नहीं होगा। ये जरूर है कि मैसेंजर के तौर पे पाकिस्तान काम कर रहा है, और हमें तो बड़ा इंतजार था कि एक बार फिर यहाँ पे डायलॉग होंगे, मीटिंग होगी, लेकिन इस वक्त आप जानती हैं कि वो तो ईरान ने मना कर दिया है। साथ ही ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि ईरान हर बात मान गया है, ईरान ने सब बातों के लिए हाँ कर दी है, तो वो बात भी गलत साबित हो गई। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत कहा जा रहा था, और हम क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, और इस वक्त खामोशी है। और ये बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि वो मीटिंग या वो डायलॉग दोबारा भी नहीं हो रहे, लेकिन कब होंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल अब उसमें से पाकिस्तान को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान भी इस वक्त पाकिस्तान की बात को सुन रहा है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका तो हमेशा से ही इस्तेमाल करता आया है, तो इस वक्त भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो काम ले रहा है वो सबके सामने है। आरजू, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि भाई एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ से कभी इधर जा रहा है, टर्की जा रहा है, कभी वो ईरान जा रहे हैं, रेड कारपेट बिछवा रहे हैं, आपका सबसे बड़ा होटल जो है खाली करवा रहे हैं, कभी सूट पहन के आते हैं, कभी कैमोफ्लेज पहन के आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे थे, अच्छे खासे ट्रंप कह रहे थे मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। अब यहाँ पर वहाँ का जो थिंक टैंक है वो आके कह दे कि भाई आदमी डबल क्रॉस भी कर सकता है, इसकी दोस्ती जो है सुलेमानी से भी थी, ये आरजीसी के बड़े गले मिलता है, तो मतलब मीडिएटर पे शक शुबा होने लग जाएगा, तो मीडिएटर बहुत बुरा फंस जाएगा। देखिए, ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए,
चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे किसी और कंट्री की बात की जाए, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहां पर एक दूसरे पे इस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ऐसे में जो बीच में काम कर रहा होता है कि वो दोनों से बात कर रहा है, सबसे ज्यादा डाउट उसी के ऊपर जाता है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पता नहीं यहाँ से मैसेज ले जाकर वहां पे क्या कह दिया या वहां से लाकर यहाँ किस अंदाज में कह दिया, तो बात का मतलब ही बदल जाता है।